फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। जो कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के संबंधित, उन्हीं नियमों को हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे तीसरा नियम। इससे पहले हम पहले और दूसरे नियम का वीडियो बनाए हैं और यूट्यूब पर अपलोड भी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। बल तो जानते हैं, बल क्या है? किसी चीज़ को धकेलना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसके पहले वाले वीडियो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसमें बल का सूत्र भी निकला है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए, आपको वो वाला भाग मिल जाएगा, देख लीजिए। चलिए देखते हैं। जब कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, 2 बॉलें हैं, बॉल एक ए है और दूसरी बॉल जो है वो बी है। 2 बॉल हैं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, ठीक है। जब कोई वस्तु, मान लीजिए पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, मान लीजिए इनका टकरा गए तो टक्कर होगी तो यहाँ पर बल लगेगा। तो जो बल लगेगा, जो ए वाली बॉल इस पर बल लगाएगी, जो बॉल है इस पर जब टक्कर होगा तो ए बॉल इस पर जितना बल लगाएगी, मान लीजिए ए बॉल इसको, अगर ए बॉल इस तरफ से जा रही है और ए वाली बॉल बी वाली इस तरफ से आ रही है तो ए वाली बॉल इस ओर बल लगाएगी। मान लीजिए जो ए बल लगाएगी वो लगाएगी ए बी, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल। जो ए वाली बॉल है इस दिशा से आ रही है तो इस दिशा में बल लगाएगी। तो मान लीजिए जो इस पर बल लगेगा वो लगेगा एफ बी ए, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एफ बी ए, मतलब बी वाली बॉल द्वारा ए वाली बॉल पर लगाया गया बल। तो पहली बॉल ए है, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु ए है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, कोई वस्तु मतलब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसको लिखेंगे एफ ए बी बराबर माइनस एफ वी ए। जहाँ पढ़ा जाएगा, जो एफ है तो बल है जानते हैं, पहली बॉल ए द्वारा बी पर आरोपित बल मतलब ए वाला, और माइनस एफ बराबर माइनस एफ बी ए, बी वाली बॉल द्वारा ए पर लगाया गया बल। ये जो माइनस लगा है ए इसकी दिशा को बताता है, इसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, मतलब कि जो ए वाला बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, यही बताता है। न्यूटन का नियम यही है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल उसकी जिस ओर हम लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लगाएगी। जैसे अगर हम इसको ऐसे ठेले धक्का दें, जितना बल से हम इसको उस ओर धक्का देंगे उतने ही बल से व्हाइट बोर्ड क्या करेगा, मुझे पीछे की ओर ठेलेगा। बल क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो है कि जितना बल अगर हम किसी पर लगाते हैं उतना ही बल वो हम पर भी लगाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, टक्कर बॉल पर, तो ए वाली बॉल इस पर बल लगा रही थी एफ ए बी, और ए वाली बॉल इस पर बल लगा रही थी एफ बी ए, और जो इन दोनों बल थे क्या थे, बराबर थे लेकिन विपरीत दिशा में थे। ये दोनों बल बराबर थे लेकिन विपरीत दिशा में थे। अब यहाँ पर जो बताने वाला टॉपिक है वो ये है कि जो ये बल लग रहे हैं ये दूसरी वस्तु पर लग रहे हैं, मतलब पहली वस्तु द्वारा इस पर लगाया जा रहा है बल और दूसरी वस्तु द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है। किताबों में, बहुत सारी किताबों में परिभाषा दिया होता है कि प्रत्येक क्रिया की एक
विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कोई हम एक बॉल ले रहे हैं और उस पर बल लगा रहे हैं। मान लीजिए इस दिशा में हम बल लगाएंगे, F1 बल लगाएंगे। तो इस नियम के अनुसार जो लाइन हमने अभी बोली कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमने इस पर क्रिया किया, F1 लगाया, तो प्रतिक्रिया होगी, उसकी एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी, अर्थात इस पर भी कुछ बल विपरीत दिशा में लगेगा, F2 मान लीजिए लगेगा। तो यहाँ पर जो अभी न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तो कह रहा था कि जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाएंगे, दूसरी वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। तो ये क्या होगा, अगर हम इसकी स्थिति बदलना चाहेंगे तो इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर ये बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि यहाँ पर F1 और F2 बराबर हैं। F1 और F2 बराबर हैं, माइनस मतलब विपरीत दिशा में। जब F1 और F2 बराबर हैं तो यहाँ पर संतुलित बल लग रहा है, और संतुलित बल लगता है वहाँ पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए इसी बॉल को 10 न्यूटन के बल से अगर इस तरह इसी बॉल को में रस्सी बांध दिया जाए छेद करके, इस ओर 10 न्यूटन का बल से खींचा जाए और 10 न्यूटन के बल से इस ओर खींचा जाए, तो ये बॉल अपने स्थान पर बनी रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। रस्सी कसी में ऐसा ही होता है, अगर दोनों टीमों में बल समान रहता है तो कोई भी टीम किसी ओर भी नहीं जाती है। तो यहाँ पर यही समझाना था कि जो ये बल लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसमें दो वस्तुएं होना बहुत जरूरी है। नोट कर लीजिए। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो तभी लगेगा जब दो वस्तुएं होंगी। अगर केवल एक ही वस्तु है तो उस पर न्यूटन का तृतीय नियम नहीं लगेगा। अभी हमने इस पर उदाहरण में बताया भी। इस जो यहाँ पर एक बॉल लिए थे, हम इस पर अगर बल लगा रहे हैं F1, तो इस पर जो बल लगेगा जो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में, जो कि बिल्कुल गलत है, उस अनुसार जो कन्फ्यूजन होती है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब तक कोई दो वस्तुएं नहीं होंगी उन पर क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं काम करेगा। जो हमारे द्वारा लगाया जाता है या जो पहली वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है उसको क्रियात्मक बल कहते हैं, और जो दूसरी वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है उसे प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। तो पहले नंबर यहाँ पर जो नोट करने वाली बात थी कि दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है। अगर दो वस्तुएं नहीं होंगी तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो नहीं लगेगा। दूसरी जो बात है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है, बल तो विपरीत होते हैं, बल तो बराबर होंगे। जो यहाँ पर हमने लिखा कि दो बॉलें थी, ए और बी दो बॉलें थी, जो ए द्वारा बी पर बल लगाया जा रहा था ए बी, और जो ए पर बी द्वारा बल लगाया जा रहा था बी ए। ये दोनों बल तो बराबर होंगे। ये दोनों बल किसी पर भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, माइनस यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बल हैं ये दोनों तो बराबर रहेंगे, लेकिन जो इनमें त्वरण उत्पन्न होगा वो समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक समान? क्योंकि क्रियात्मक बल और प्रतिक्रियात्मक बल ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है, इसलिए जो हमारा त्वरण होगा, त्वरण एक समान नहीं होगा। त्वरण एक समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, त्वरण की द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जो हमारा त्वरण होगा वो द्रव्यमान पर निर्भर होगा। करने वाली बात, दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है। दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है, तभी न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। दूसरा, जो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा दोनों वस्तुओं में एक समान नहीं होगा, वो अलग अलग होगा और द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, किसका द्रव्यमान कम है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर हम मान लीजिए कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए यहाँ पर बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा, तो Fe, और ये बॉल है तो Fb, अर्थ द्वारा बॉल पर लगाया गया बल। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार
इस बॉल को भी पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, बल लगाना चाहिए, अर्थात ये भी क्या करेगा, बल लगाएगा। जो बॉल है पृथ्वी को भी अपनी ओर खींचेगा, सही बात है, खींचेगा। मान लीजिए जो इसका बल है, जो अपनी ओर एक आकर्षित करने की इसकी जो बल है वो है FBE। बी मतलब बॉल द्वारा अर्थ पर लगाया गया बल। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इनका त्वरण अलग अलग होगा। त्वरण क्या होगा, त्वरण अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर बल लग रहा है, क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक बल जो लग रहा है वो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। और यहाँ पर जब समान बल लग रहा है तो ये जो वस्तु है पृथ्वी को अपनी ओर भी आकर्षित कर रही है, तो पृथ्वी क्यों इसकी ओर नहीं जा रही है, ये बॉल पृथ्वी पर ही क्यों आता है? इसका कारण द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है। इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, अर्थात एक नगण्य होगा इसका त्वरण इसकी तुलना में, क्योंकि बहुत छोटा है, पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो इस जो बॉल है इसका त्वरण ज़्यादा होगा, इसका त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पृथ्वी का त्वरण इसकी तुलना में बहुत नगण्य होगा, मतलब पृथ्वी अपने स्थान से जाएगी नहीं, बहुत ही बड़ी पृथ्वी है और बॉल उसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो इसीलिए क्या होता है, बॉल पृथ्वी की ओर आता है, ना कि पृथ्वी बॉल की ओर जाता है। बल तो समान लगता है लेकिन त्वरण वहाँ पर अलग अलग होता है। जो त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होता है वो कम द्रव्यमान वाली चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मतलब इफेक्ट छोटी वाली वस्तु पर पड़ता है, बड़ी वाली वस्तु पर बहुत ही कम पड़ता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके व्यवहारिक उदाहरण पर। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाली बात थी हमने क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे इसके व्यवहारिक उदाहरण पर। व्यवहारिक उदाहरण पहला, मनुष्य का पृथ्वी पर चलना। हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। यदि आपको कहें कि आप हवा में चल के दिखाइए, चल पाते हैं? क्यों नहीं चल पाते हैं? क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया बल होता ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया बल होता ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। सिर्फ आप क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया कुछ मिलती ही नहीं, तो आप नहीं चल पाते हैं। तो जो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं वो मनुष्य का चलना ले रहे हैं। आप दिन भर चलते हैं, आप प्रत्येक दिन चलते हैं, घर में चलते हैं, स्कूल जाते वक्त चलते हैं, स्कूल में चलते होंगे, इसलिए हम इसका पहला उदाहरण लिख लें। कोई भी वस्तु हो जो भी गति करती है, बिना प्रतिक्रिया बल मिले वो गति नहीं कर सकती। इसके आगे हम रॉकेट के बारे में भी बात करेंगे कि बिना प्रतिक्रिया के रॉकेट भी नहीं उड़ सकता। अब जो हम पृथ्वी पर पृथ्वी पर बल लगाते हैं, हम पृथ्वी को क्या करते हैं, अपने पैरों से पीछे की ओर ठेलते हैं, तो पृथ्वी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, आगे की ओर जा पाते हैं, जिसके कारण हम आगे की ओर जा पाते हैं। अब कहोगे कि पृथ्वी क्यों नहीं जाती, कि हम पृथ्वी को ठेलते हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है आपकी तुलना में, इसीलिए आप आगे जाते हो, पृथ्वी नहीं जाती। समझ गए? तो पहला उदाहरण है मनुष्य का जमीन पर चलना। चलिए दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण जो है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव से जब हम कूदते हैं, नाव से जब कूदते हैं तो क्या होता है कि नाव तो पानी में रहती है, जैसे ही नाव से हम कूदने के लिए क्या करेंगे, बल लगाएंगे, पीछे की ओर धक्का देते हैं। जब पीछे की ओर धक्का देते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर नाव हमको आगे की ओर लगाती है बल, और हम नाव पर पीछे की ओर लगाते हैं, तो नाव पीछे की ओर पानी में भागती है और हम आगे की ओर भाग जाते हैं। तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं बंदूक का पीछे हटना। बंदूक का पीछे हटती है जब बंदूक को दगाने पर बंदूक जितना बल गोली पर उसको आगे भेजने के लिए लगाती है, उतना ही बल गोली भी बंदूक को पीछे की ओर लगाती है, मतलब पीछे हटाती है। गोली छोटी होती है, बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, गोली बहुत तेज़ी से आगे जाती है क्योंकि उसका त्वरण अलग होगा और बंदूक का त्वरण अलग होगा। जैसे कि हमने अभी बताया कि जो त्वरण होगा यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर करेगा,
मतलब जो त्वरण होगा वो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। तो बंदूक कम वेग से पीछे हटती है जबकि गोली ज़्यादा वेग से आगे जाती है। बल बराबर लगता है। तीसरा ये उदाहरण हो गया। हाँ, चौथा उदाहरण जो है रॉकेट वाला, अब देख लिए ये आखिरी उदाहरण है, इसके और सारे उदाहरण हैं। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना। लेकिन रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है जब वो जलता है तो उससे बहुत पर्याप्त मात्रा में गैस निकलती है। मान लीजिए रॉकेट का चित्र हमने बनाया है, बनाने की कोशिश की है, बनाए कि नहीं बनाए। तो रॉकेट में इतना पर्याप्त ईंधन होता है, जब वो जलता है तब इसमें से बहुत इतना पर्याप्त गैस निकलती है जो कि इसको उड़ाने में काफ़ी होती है। तो उन सारी गैस को रॉकेट के एक पतले छिद्र से बाहर की ओर निकाला जाता है। जब वो गैस रॉकेट के छिद्र से बाहर निकलती है तब क्या होता है कि जो गैस निकलती है वो रॉकेट पर बल लगाती हैं। क्या होता है, रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती हैं। अगर रॉकेट को हम ऊपर करेंगे तो ऊपर की ओर बल लगेगा, तो ऊपर की ओर रॉकेट पर बल लगाती हैं, रॉकेट भी उन पर पीछे की ओर बल लगाता है, जिससे क्या होता है, रॉकेट ऊपर उड़ता चला जाता है। और जो यहाँ पर गैस निकलती है वो बहुत ही तीव्र होती है, जो कि बहुत ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करती हैं रॉकेट के लिए, जिससे रॉकेट आगे की ओर उड़ता चला जाता है। तो इसके और सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हो गई, मनुष्य का पैदल चलना, ये सब क्या होता है, न्यूटन के तृतीय नियम है। हम तो आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।